गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर डेली करंट अफेयर सीरीज। चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं आज के इस लेक्चर की। तो कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपकी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, तो वन बाय वन उसकी वहां पे करते हैं शुरुआत। लेकिन लेक्चर शुरू करने से पहले अभी तक अगर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वहीं पे राइट नाउ नीचे आपको सब्सक्राइब बटन मिलेगा, वहां पे क्लिक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि रोज के रोज ऐसे नए करंट अफेयर्स की वीडियोस आपके सामने हम ला सके। चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस लेक्चर की। सबसे पहले कौन से टॉपिक के ऊपर हमें यहाँ पे करनी है कुछ बातें, तो भी रिसेंटली कुछ न्यूज के अंदर ऐसा है, इन द नेम इज गुरियुल रवाइन फॉसाइल साइट। जम्मू एंड कश्मीर की एक साइट है जिसके ऊपर हमें करनी है कुछ बातें, जिसका नाम ध्यान में रखना, गुरियुल रवाइन फॉसाइल फॉसाइल साइट। क्या है अभी एग्जैक्टली ये गुरियुल साइट? देखिए, एक तो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये पता होना चाहिए कि गुरियुल रवाइन फॉसिल साइट एग्जैक्टली कौन सी लोकेशन पे है। सो इट इज इन जम्मू एंड कश्मीर। और उसके बाद अपने आगे की कुछ बातें यहां पे करते हैं शुरू। देखिए सबसे पहले अभी कंटेक्स्ट में है क्या, एक ऐसी खतरनाक साइट जो लगभग 260 मिलियन ईयर पुराने कुछ फॉसिल्स को वहां पे प्रिजर्व करती है। ऐसी साइट के ऊपर बिकॉज ऑफ क्वेरिंग एज वेल एज लैंड डाइवर्जन वहां पे आज कुछ खतरा महसूस हुआ है। और उस खतरे को यहां पे किसने बताया है? द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। सो द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हैज वार्न्ड ऑफ सिवियर थ्रेट्स टू दिस साइट इन कश्मीर ड्यू टू ऑनगोइंग क्वेरिंग एंड लैंड डाइवर्जन। पहले तो ये जानते हैं कि एग्जैक्टली ये साइट वहां पे है क्या। तो देखिए, अर्थ के अंदर जो सबसे बड़ा अभी तक का जो मास एक्सटिंक्शन यहां पे हुआ है आज तक, द ग्रेटेस्ट मास एक्सटिंक्शन ऑफ द अर्थ, जिसका बोला जाता है द पार्मियन ट्रियासिक बाउंड्री, उसके कुछ फॉसाइल्स को बताने वाली एक साइट हमारे सामने उपस्थित है। एंड दिस साइट इज नोन एज गुरियुल रवाइन फॉसाइल साइट. It offers unmatched insights into ancient climate change and evolutionary events. उस जमाने के अंदर जो क्लाइमेट चेंज वगैरह हुआ एज वेल एज द इवोल्यूशन इवेंट्स जो जमाने में वहां पे हुई, उसको बताने वाली एक बहुत ही बढ़िया साइट जिसका अभी तक कोई दूसरा मैच नहीं मिला है। इट इज लाइक एन अनमैच्ड साइट विच इज अवेलेबल इन इंडिया इन कश्मीर. एंड व्हाट इज द एग्जैक्ट लोकेशन? इट इज सिचुएटेड इन खोनमो, और कहां पे है? ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ श्रीनगर, दैट इज इन जम्मू एंड कश्मीर. एंड जियोलॉजिकली इट इज अ पार्ट ऑफ विही डिस्ट्रिक्ट. हाउ इट वाज फॉर्म्ड? इट वाज फॉर्म्ड ड्यूरिंग पार्मियन ट्रियासिक ट्रांजिशन when volcanic activity, oxygen decline as well as climatic disruption trigger the global die-offs. एक ऐसा ट्रांजिशन जिसको बोला जाता है पार्मियन ट्रियासिक ट्रांजिशन, जहां पे एक्चुअली हुआ था क्या, तो कुछ वॉल्केनिक एक्टिविटीज वहां पे हुई, ऑक्सीजन लेवल जो है वो थोड़ा सा शायद कुछ डिक्लाइन वगैरह हुआ, एंड कुछ क्लाइमेटिक डिसरप्शन वहां पे चले, और जिसकी वजह से वहां पे ऐसा माना जाता है कि उस जमाने के अंदर बहुत से मराइन एज वेल एज टेरेस्ट्रियल जो एनिमल्स या फिर जो स्पीसीज होती है उसकी वहां पे हुई थी डेथ. इट वाज अ ग्रेट डाइंग इवेंट which wiped out 90% of marine as well as 70% of terrestrial species, जो इस इवेंट के अंदर वाइप आउट हो गए. और उसी बात के फॉसिल्स को बताने वाली जो साइट है, that site is known as Guryul Ravine Fossil Site, which is available in Jammu and Kashmir. Plus, it is also the world's oldest tsunami record. It has exposed the layers contain geological proof of Earth's first known tsunami. पृथ्वी का जो सबसे पहला जानीता सुनामी है वो भी यहाँ पे हुआ था, उसके भी फॉसिल्स यहाँ पे मिले हैं. एंड लगभग 10 कंट्री के अलग अलग जियोलॉजिस्ट यहाँ पे ऑलरेडी विजिट कर चुके हैं. सो ओवरऑल देखा जाए दैट व्हाट इज द हेरिटेज इंपॉर्टेंस, इट इज एलिजिबल फॉर यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क एंड एज वेल एज नेशनल जियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट स्टेटस. एंड टूरिज्म की अगर हम बात करें तो बट ऑब्वियसली अगर इतनी पुरानी साइट आपके पास अवेलेबल है तो वहां पे टूरिज्म के डेवलपमेंट होने के स्कोप वहां पे बहुत बढ़िया है. सो इट ऑफर्स रेयर जियो टूरिज्म वैल्यू एंड कैन बिकम अ मेजर अट्रैक्शन लाइक मेशान इन चाइना.
चाइना के अंदर जो मैशान वहां पे है, वैसे इंडिया के अंदर वहां पे गुरुकुल हो सकता है। एंड दैट इज ऑल अबाउट दैट। और नेक्स्ट टॉपिक से जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि पीडी गुरुकुल, दैट इज द बेस्ट इंस्टीट्यूट इन गुजरात for the preparation of UPSC and GPSC class 1-2 has launched a new batch from 10th of July, and from the next month we are about to launch some new batches as well. Every month we are launching some new batches and open up some new seats for the aspirants. तो अभी तक अगर आपने उस सीट को बुक नहीं करवाया है, then you can definitely call on this number, and you will also get 3 days free demo sessions as well as up to 50% of scholarship on the same. You can also fill up the form which is given in the description box so that our coordinates will call back you. So for all the kind of questions or we can say queries regarding civil services examination or the other government examination, you can directly call on this number and you can get the information for the same, right? Plus for those aspirants who want this PDF, तो ये PDF जो है वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर हमने वहां पे अपलोड की है. So if you want to get that, then you can just click on the Telegram group channel, which is also mentioned in the description box. You can click on that channel and you can join our Telegram group for the same PDF. This PDF is available in both the mediums, that is in Gujarati as well as English. So for those aspirants who want to do preparation in Gujarati as well, you can download this PDF, right? चलिए नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर आगे बढ़ते हैं. दैट इज अबाउट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रिजाइन्स मिड टर्म. रिसेंटली अवर वाइस प्रेसिडेंट, द नेम इज जगदीप धनखड़. जगदीप धनखड़, उन्होंने वहां पे किया है रिजाइन. कुछ हेल्थ रीजंस की वजह से उन्होंने वहां पे रिजाइन किया है और उस बात पे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस यहाँ पे वापस एक बार करंट अफेयर्स में आए हैं. सो वाइस प्रेसिडेंट के रिगार्डिंग और उनके रेजिग्नेशंस के रिगार्डिंग जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है उसके ऊपर एक नजर वहां पे घुमा लेता है. पहले तो ये पता होना चाहिए कि इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट अगर रिजाइन करना चाहता है तो वो रेजिग्नेशन आपको किसको देना होता है. एज पर द आर्टिकल नंबर 67 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, you have to submit your resignation to the president of India. एंड प्रेसिडेंट, यहाँ पे ध्यान रखना, एक बार वाइस प्रेसिडेंट ने वहां पे इसको सबमिट किया, उसके बाद तभी इसको एक्सेप्ट किया जाएगा या फिर तभी इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा जब प्रेसिडेंट खुद उसके वहां पे एक्सेप्ट करता है. द एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रेसिडेंट इज रिक्वायर्ड, राइट, फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ दिस रेजिग्नेशन. So the vice president can definitely voluntarily resign by submitting a written letter to the president under article number 67 और उसका A नंबर वाला जोन. और रिसेंटली अगर हम बात करें तो जगदीप धनखड़, उनका जो टर्म पीरियड था दैट वाज फ्रॉम 2022 टू 2027, बट एट द एज ऑफ 74 इयर्स उनको ऐसा लगा कि नहीं, थोड़े से हेल्थ इश्यूज वहां पे, बिकॉज ऑफ दैट 5 साल कंप्लीट होने से पहले उन्होंने वहां पे रेजिग्नेशन दे दिया. सो डेफिनेटली आर्टिकल नंबर 67 यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट को अलाउ तो कर रहा है. प्लस देयर इज नो मिनिमम टाइम लिमिट कि एक बार आप वहां पे अगर आपने वहां पे एज अ वाइस प्रेसिडेंट की ओथ ली है तो इतने टाइम के बाद ही आप रिजाइन कर सकते हैं. और ये भी कुछ ऐसा है नहीं कि जैसे ही वहां पे रेजिग्नेशन आता है उसके बाद उनको कितना टाइम पीरियड वहां पे मिलेगा. देयर इज नो सच क्लॉज. देयर इज नो मिनिमम टाइम इज प्रिस्क्राइब्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन. The day on which president signs, president accept this kind of resignation, उसके implementation वहीं से शुरू हो जाएगा. So resignation becomes effective immediately upon the acceptancy. तो जैसे ही वहां पे acceptance रहेगा उसके बाद तुरंत इसको वहां पे implement किया जाएगा. वाइस प्रेसिडेंट के रिगार्डिंग कुछ आर्टिकल्स, कुछ प्रोविजंस which are mentioned in the constitution. आर्टिकल नंबर 63 बोल रहा है कि भी हमारे कंट्री के अंदर वाइस प्रेसिडेंट वहां पे होने चाहिए. और 64 बोल रहा है कि वाइस प्रेसिडेंट जो है वो राज्यसभा का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन भी रहेगा. वी नो द मीनिंग ऑफ एक्स ऑफिशियो, राइट? जब आप किसी दूसरे पोस्ट पे बैठे हैं एंड दूसरी पोस्ट पे बैठने के उस सत्ता के अंडर में आप किसी दूसरी पोस्ट पे वहां पे जा सकते हो तो उसको बोला जाता है एक्स ऑफिशियो. फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा अगर इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट बनता है तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट post of vice president you are already being selected for the post of chairman of राज्य सभा. जो वाइस प्रेसिडेंट की तरह वहां पे इलेक्ट होगा और वही बंदा राज्यसभा का चेयरमैन हो जाएगा.
जब एक ऑफिस में बैठे हुए आपको एक दूसरा काम वहीं पे मिल जाता है तो उसको बोलते हैं एक्स ऑफिशियो। तो बेसिकली वाइस प्रेसिडेंट ही हमारे राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन भी होते हैं। एंड जब भी प्रेसिडेंट अवेलेबल ना हो तो उस टाइम पे वाइस प्रेसिडेंट टेम्पररी टाइम के लिए वहां पे प्रेसिडेंट बन जाएंगे, राइट। सो देखा जाए तो अपनी लाइफ के दौरान या फिर अपने टर्म पीरियड के दौरान वाइस प्रेसिडेंट के दो ही काम है, एक तो है राज्यसभा की चेयरमैनशिप संभालो, एंड इफ द प्रेसिडेंट इज नॉट अवेलेबल देन यू आर अ टेम्पररी प्रेसिडेंट, दैट्स इट। So it is mentioned in the article number 64 as well as article number 65, and article number 68, that is about, it deals with the vacancies and the need of timely elections if the office falls vacant। अगर ऑफिस वहां पे वैकेंट हो जाती है तो नए इलेक्शन कब लेना है उसके रिगार्डिंग कुछ बातें हैं आर्टिकल नंबर 68। और अभी तक अगर देखा जाए तो और किसी वाइस प्रेसिडेंट ने क्या पास्ट में कहीं पे रिजाइन किया है तो बोले यस, वाइस प्रेसिडेंट वी गिरी जिन्होंने 1969 में वहां पे रिजाइन किया था। द रीजन वाज उनको प्रेसिडेंट के इलेक्शन में खड़ा रहना था, सो इसलिए उन्होंने वहां पे कर दिया रिजाइन। प्लस भैरव सिंह शेखावत, तो वहां पे भी मतलब सेम ही था, रिजाइंड आफ्टर लूजिंग द प्रेसिडेंशियल रेस। एंड रिसेंटली अगर हम बात करें तो जगदीप धनखड़ बिकॉज ऑफ द हेल्थ रीजंस। प्रोसेस क्या रहेगी, तो पहले तो आपको वहां पे मोड ऑफ रेजिग्नेशन की अगर हम बात करें तो कैसा रेजिग्नेशन होना चाहिए, तो कॉल पे बात करोगे तो नहीं चलेगा भैया, रिटर्न में चाहिए, राइट। और जैसे ही वहां पे आपने सबमिट करवा दिया उसके बाद वो वैलिड हो जाएगा, उसके लिए कोई फॉर्मल अलग से एक्सेप्टेंस की कोई नई प्रोसेस वहां पे है नहीं। और वहां पे एक बार अगर मान के चलो कोई वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट अगर खाली हो जाती है, वैकेंट हो जाती है, तो नए वाइस प्रेसिडेंट को लाने का क्या कोई मिनिमम टाइम पीरियड अवेलेबल है? द आंसर इज नो। एट द टाइम ऑफ प्रेसिडेंट इट इज रिक्वायर्ड कि अगर प्रेसिडेंट की पोस्ट वैकेंट होती है तो विद इन 6 मंथ्स आपको नए प्रेसिडेंट को लाना पड़ेगा। बट इन केस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इट इज नॉट मेंशन, सो द नो टाइमलाइन इज फिक्स्ड फॉर द वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो अपने हिसाब से उसको वहां पे कंडक्ट कर देगा। नॉर्मली टेन्योर कितना होता है तो बोले 5 साल का, लेकिन अगर उससे पहले वो चाहे तो वहां पे रिजाइन वगैरह भी दे सकते हैं। और एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पे आप बार बार भी इलेक्ट हो सकते हैं। देयर इज नो मैक्सिमम और नो मैक्सिमम टाइम पीरियड और वैलिडिटी। तो आप जब तक वहां पे री इलेक्ट होते रहते हैं तब तक आप वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पे बन सकते हैं। सो द रीअपॉइंटमेंट इज पॉसिबल, द आंसर इज डेफिनेटली। प्लस उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है दैट इज ऑल अबाउट निसार सैटेलाइट। ये जो निसार सैटेलाइट जो अभी रिसेंटली वहां पे 30 जुलाई तब हुआ है ये वाला लॉन्च, तो उसी के बारे में कुछ है बातें। एग्जैक्टली क्या है ये निसार सैटेलाइट? सो ये जो निसार सैटेलाइट है एक जॉइंट वेंचर या फिर एक जॉइंटली डेवलप्ड बोल सकते हैं बाय नासा एज वेल एज इसरो। एंड व्हाट इज द फुल फॉर्म? दैट इज नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। और इसको वहां पे करने वाले थे अपने लॉन्च फ्रॉम 30 ऑफ जुलाई फ्रॉम श्रीहरिकोटा। और उसके लिए हमारे ही इंडिया के ही लॉन्च व्हीकल का यूज हुआ है दैट इज GSLV F-16। और ये कौन से टाइप का वहां पे सैटेलाइट रहेगा, तो नाम पे से ही वहां पे रडार लिखा हुआ ही है, तो रडार से भी आप वहां पे एक जजमेंट लगा सकते हैं। इट इज अ काइंड ऑफ अर्थ ऑब्जर्वेशन एंड स्पेस डिप्लोमेसी सैटेलाइट। और एक पहला टाइप का एक ऐसा सैटेलाइट है जहां पे ड्यूअल फ्रीक्वेंसी का यूज होने वाला है दैट इज L बैंड स्केल एज वेल एज S बैंड सिंथेटिक अपर्चर रडार। यहाँ पे ड्यूअल फ्रीक्वेंसी चलेगी, L बेस्ड एज वेल एज L बैंड एज वेल एज S बैंड। And what is the biggest function of this satellite? That it will capture the high resolution data across all weather conditions and during both day as well as night। दिन हो या रात हो, चाहे कोई भी वेदर कंडीशंस क्यों ना हो, ये डेटा वहां पे उसका कैप्चर करेगा। कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस यहाँ पे इन्वॉल्व है, तो देखिए यहाँ पे हमने शुरुआत में बात करी, एक तो है नासा एंड द सेकंड वन इज इसरो। कुछ ऐसी चीजें हैं जो नासा ने प्रोवाइड की है, कुछ ऐसी चीजें हैं जो इसरो ने प्रोवाइड की है। So the NASA has provided L-band radar communication system, GPS as well as data subsystem। एंड इसरो ने कौन सा कंट्रीब्यूशन किया है, तो S-band radar, सैटेलाइट बस एज वेल एज द लॉन्च व्हीकल एंड लॉन्च सर्विसेज।
तो मैंने आगे भी बताया ये सैटेलाइट हमारे GSLV F-16 के द्वारा लॉन्च होने वाला था. So basically it is contributed by ISRO. And what are the objectives? So definitely अगर ये observation satellite है तो on the basis of that you can definitely estimate कि कौन से उसके objective हो सकते हैं. So monitor land surface deformation, glacier movements as well as ecosystem dynamics. Plus, it can study the cryosphere changes, soil moisture, coastal and agricultural processes. In short, overall पूरा जो monitoring वाला system है, वो यहाँ पे चलता है. It provides data for disaster response, resource mapping and climate change impact assessment. और उसके मेन फीचर्स वगैरह क्या है, तो ये थोड़ा सा वहां पे टेक्निकल है. पहले ही बताया, एक तो ये ड्यूअल फ्रीक्वेंसी वाला एक सैटेलाइट है. First satellite to use both L-band as well as S-band radar frequencies. And the second one, it is equipped with a 12-meter mesh reflector antenna for high precision imaging. और उसके कुछ features. So it can capture a SWOT of 242 km with 12-day revisit cycles. हाई स्पेटियल रिजोल्यूशन आपको वहां पे मिल जाता है, ग्लोबल कवरेज आपको वहां पे मिल जाती है. सो दैट इज ऑल अबाउट द फीचर्स ऑफ निजार सैटेलाइट. और हमारा कंट्रीब्यूशन वहां पे क्या है, तो जैसे कि हमने आगे भी बात की, एस बैंड रडार जो है वो हमारा है, मॉडिफाइड I3K सैटेलाइट बस हमारी है. प्लस इसको लॉन्च करने के लिए जो वहां पे लॉन्च व्हीकल का यूज हुआ है, दैट इज GSLV F-16, दैट इज फ्रॉम इंडिया. एंड द ग्राउंड सेगमेंट ऑपरेशंस, बिकॉज उसको लॉन्च भी इंडिया के द्वारा ही वहां पे करने वाले थे, फ्रॉम श्रीहरिकोटा. एंड उसके बाद द सिग्निफिकेंस, एक पहला इस टाइप का ड्यूअल रडार फ्रीक्वेंसी वाला एक सैटेलाइट है, अर्थ ऑब्जर्विंग सैटेलाइट. और इंडिया और यूएस के बीच में हमारे जो स्पेस कोऑपरेशन वहां पे है, उसके जो प्रोजेक्ट्स वगैरह है, उसमें वहां पे हमारा कोऑपरेशन और बढ़ेगा. एंड SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स वहां पे और बढ़िया तरीके से अचीव हो सकते हैं, क्योंकि एनवायरमेंटल जो भी चेंजेस वगैरह होते हैं उन सबको यहाँ पे मॉनिटरिंग किया जाएगा. सो दैट इज ऑल अबाउट निजार सैटेलाइट. तो आपको बस ये पता होना चाहिए कि जो सैटेलाइट है वो कौन से दो कंट्रीज का एक जॉइंट डेवलपमेंट है, दैट इज बिटवीन नासा एंड इसरो. और एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, निजार सैटेलाइट. प्लस अभी रिसेंटली कुछ वहां पे न्यूज आई है हट्टी ट्राइब के रिगार्डिंग, इसलिए ये वाली जो ट्राइब है वो अभी थोड़ा सा न्यूज में है. एग्जैक्टली क्या है यहाँ पे बात, तो बस उसकी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपको होना चाहिए. अब किसने वहां पे क्या शादी की, उनका नाम क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट. बट ओवरऑल पता होना चाहिए कि ये हट्टी ट्राइब एग्जैक्टली है क्या. देखिए न्यूज में क्यों आई है, हिमाचल प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है सिरमौर डिस्ट्रिक्ट. एंड सिरमौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक लड़की ने वहां पे दो भाइयों के साथ एक साथ शादी की है. जो हट्टी ट्राइब के अंदर इस टाइप की शादी पहले से होती थी, और उसी कस्टम को यहाँ पे फॉलो किया है, जिसको अपने बोलते हैं पॉलीएंड्री कस्टम, जहां पे एक वुमन मल्टीपल मैन के साथ शादी करती है. और उसको वहां पे उनकी लैंग्वेज में बोला जाता है जोड़ीदार और जजदा. तो वहां पे ये वाला कस्टम जो है वो एक बार वापस देखने को मिला है, दैट इज पॉलीएंड्री कस्टम, जहां पे एक वुमन मल्टीपल मैन के साथ शादी करती है. बिकॉज ऑफ दैट दिस हट्टी ट्राइब इज देयर इन द न्यूज. कहां से है, दैट इज इन हिमाचल प्रदेश. सो वहां की एक शेड्यूल्ड ट्राइब है जो हिमाचल प्रदेश और ट्रांसगिरी रीजन के अंदर हमको वहां पे पाई जाती है, दैट इज इन उत्तराखंड. एंड उनको एग्जैक्टली हट्टी नाम कहां से मिला हुआ है, तो बेसिकली पहले ऐसा होता था कि वहां पे जो हाट भराई जाती थी, हाट्स जो बाजार टाइप का होता है ना, मार्केट टाइप, उसको वहां पे बोलते हैं हाट. और हाट जो भराई जाती थी वहां पे, ये हाट के अंदर कुछ ऐसे वेंडर्स आते थे जो अपनी लोकल प्रोड्यूसेस, वूल है, मीट है, इन सबको वहां पे सेल करते थे. तो हाट में आने वाली वो प्रजा जो अपनी लोकल प्रोड्यूसेस को सेल कर रही है, उसको हमने नाम दे दिया हाटी. सो वहां से ही ये वाला वर्ड जो है वो फेमस हो चुका है, दैट इज ऑल अबाउट हाटी. एंड व्हाट इज पोलिएंड्री? पोलिएंड्री इज अ फॉर्म ऑफ मैरिज वेयर वन वुमन मैरीज मल्टीपल मेन. एक लड़की जो है वो अलग अलग मेन के साथ वहां पे शादी कर रही है.
अब यहाँ पे भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है फ्रेटर्नल, एक होता है नॉन फ्रेटर्नल। अगर जो लड़कों से वो शादी कर रही है वो सब अंदर अंदर भाई है तो उसको बोलते हैं फ्रेटर्नल, एंड इफ दे आर नॉट ब्रदर्स देन इट इज कॉल्ड एज नॉन फ्रेटर्नल। और अगर उनके हैबिटाट और जियोग्राफी की अगर हम बात करें तो टोन्स एंड गिरी रिवर्स के बीच की जो हिली रीजन्स है, यहाँ पे मेजोरिटी वो लोग वहां पे पाए जाते हैं, मतलब वही उनका हैबिटाट है, वही उनका निवास वगैरह है। और हिमाचल प्रदेश के सिरमौर डिस्ट्रिक्ट एंड उत्तराखंड के देहरादून डिस्ट्रिक्ट, वहां पे आपको हटी ट्राइब्स वगैरह मिल जाएगी। हिस्टोरिकली लिंक्ड टू सिरमौर प्रिंसली एस्टेट एंड ब्रिटिश कॉलोनियल एक्सपांशन पोस्ट 1814। कल्चर्स की बात करें तो उनका कुछ अपना ट्रेडिशनल अटायर है कि वो लोग व्हाइट हेगियर का वहां पे यूज करते हैं एट द टाइम ऑफ ओकेशंस वगैरह। प्लस एक ट्राइब है तो उनका कुछ वहां पे कम्युनिटी गवर्नेंस भी होता है, और वहां पे उन लोगों की एक स्पेशल ट्रेडिशनल काउंसिल होती है जिसका नाम होता है खुम्बली। तो खुम्बली काउंसिल के द्वारा वो अपना वहां पे गवर्नेंस वगैरह चलाते हैं। एंड मैरिज कस्टम्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे पॉलीएंड्री बहुत चलती है, सो दे आर नोन फॉर देयर पॉलीएंड्रस प्रैक्टिसेस, कम्युनिटी सेलिब्रेशंस एंड स्ट्रॉन्ग किनशिप सिस्टम। Interclan marriages are frequent between Hattis in HP and उत्तराखंड। तो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के जो हट्टी ट्राइब्स है उनके बीच में वहां पे इंटरक्लेन मैरिजेस वहां पे चलते रहते हैं। और पॉलीएंड्री वाली ये जो सिस्टम है उसको वहां पे कौन सा नाम दिया जाता है? जोड़ीदार और जाचता, जहां पे दो या उससे ज्यादा जो भाई है वो सब किसी सिंगल वुमन के साथ वहां पे शादी करते हैं। दैट इज ऑल अबाउट दिस ट्राइब, दैट इज ऑल अबाउट हट्टी ट्राइब। और उसके बाद अगर हम करंट अफेयर्स में वहां पे देखें कि और कौन सी चीजों का, भाई तो एक चीज ये भी पता होनी चाहिए कि क्या हमारे इंडियन लॉज के अंदर ये जो पॉली एंट्री वाली सिस्टम है क्या उसको वहां पे अलाउ किया है? देखिए नॉर्मली अगर हम देखा जाए तो पॉली एंट्री इज नॉट लीगली वैलिड, वो लीगली वैलिड नहीं है। लेकिन वहां पे अगर हम बात करें कुछ शेड्यूल्ड ट्राइब्स को तो उनको वहां पे अलग से एक्सेप्शन मिलता है। तो पॉलीएंट्री वैसे देखा जाए तो हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर, स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर, और वहां पे कहीं पे भी इसको अलाउ नहीं किया है, इट इज पनिशेबल। बट कुछ ट्राइब्स के लिए इसको वहां पे एक्सेप्शन पे रखा हुआ है, जैसे कि हिंदू मैरिज एक्ट में वैसे पॉलीएंट्री इज नॉट अवेलेबल, इट इज कंप्लीटली इलीगल, बट इट एक्सक्लूड्स शेड्यूल्ड ट्राइब्स अनलेस नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो कुछ ऐसी शेड्यूल्ड ट्राइब को वहां पे एक्सेप्शन में रखा जाता है और वहां पे ये वाली चीज आज भी पॉसिबल है। सो दैट इज ऑल अबाउट दैट। और अगर कहीं पे ऐसी कुछ शादी होती है तो वहां पे बस हिंदू एक्ट के तहत, और वैसे देखा जाए तो इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत आपको वहां पे बस इतना बोला है कि आपको इस टाइप के कस्टम का वहां पे प्रूफ देना पड़ता है कि ये वाला कस्टम हमारे यहाँ पे नॉर्मल है। So if it is your custom, then it is fine. Otherwise, it is not fine, right? So that is all about Hatti tribe. And then after there is about Kashi Declaration, जो भी रिसेंटली वहां पे न्यूज में आया है। अगर एग्जाम में प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये वाला क्वेश्चन वहां पे पूछा जा सकता है कि काशी डिक्लेरेशन एक्चुअल में किस बात के ऊपर हुआ है। तो देखिए हमारे यूथ को वहां पे थोड़ा सा और बूस्ट करने के लिए स्पिरिचुअली एक यूथ स्पिरिचुअल समिट वहां पे हुई। कहां पे? तो बोला एट वाराणसी, दैट इज इन काशी। और वहीं पे एक काशी डिक्लेरेशन को अडॉप्ट किया गया जिसका फोकस किसके ऊपर है? यूथ लेड एक्शन अगेंस्ट ड्रग अब्यूज। ये जो ड्रग्स वगैरह जो यहाँ पे बढ़ते जा रहे हैं उसका जो अब्यूज हो रहा है, दैट इज मिसयूज, उसका जो वो हो रहा है, दूसरी जगह पे वो डाइवर्ट होता जा रहा है और किसी मेडिसिन की जगह पे किसी और चीजों में ड्रग्स का जो यूज होता है उसको हमें हटाना है। और उसके लिए हमको यूथ को ही आगे बढ़ाना है, दैट इज यूथ लेड एक्शन अगेंस्ट ड्रग अब्यूज। So it is a national action plan to combat substance abuse through youth and spiritual leadership of this kind of drugs. It emphasizes a multidimensional, culturally rooted framework to eliminate drug addiction from the society. इन शॉर्ट सोसाइटी में से ड्रग एडिक्शन को दूर करने के लिए ये वाला डिक्लेरेशन वहां पे हुआ है।
और अगर हम बात करें तो कौन सी मिनिस्ट्री यहाँ पे काम कर रही है, तो देखो यूथ की बात है तो यहाँ पे है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। और मेन उसके ऑब्जेक्टिव क्या है, एक तो हमको ड्रग्स का ये जो मिसयूज हो रहा है, ये जो अब्यूज हो रहा है, उसको वहां पे हटाना है, ताकि 2047 का हमारा जो विकसित भारत का मिशन है वहां पे हम नशा मुक्त युवा को वहां पे एस्टैब्लिश कर सके। सेकेंड, स्पिरिचुअल मोबिलाइजेशन ऑफ द यूथ यहाँ पे आगे बढ़ाना है। और द थर्ड थिंग, द होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच, इट इंटीग्रेट्स फैमिलीज, कम्युनिटीज एंड इंस्टीट्यूशंस इनटू द प्रिवेंशन एंड रिकवरी। सबको यहाँ पे इंटीग्रेट किया जाएगा। साथ में इट फैसिलिटेट्स एक्शंस थ्रू अ जॉइंट नेशनल कमिटी एंड रेगुलर रिपोर्टिंग। It will empower the youth volunteers under My Bharat platform to lead awareness and de-addiction campaigns. यूथ को वहां पे और बूस्टअप किया जाएगा कि वो और अवेयरनेस कैंपेन्स वहां पे चलाए, डी एडिक्शन कैंपेन्स वहां पे चलाए। एंड द फीचर्स ऑफ दिस डिक्लेरेशन, अगर उसके फीचर्स की बात करें तो एक तो है प्लेनरी ड्रिवन एजेंडा बिल्ड ऑन 4 थीमेटिक सेशंस कवरिंग साइकोलॉजी, ट्रैफिकिंग, अवेयरनेस एंड स्पिरिचुअल रिहाब। यहाँ पे 4 चीजों के वहां पे सेशंस को अरेंज किए जाएंगे ऑन साइकोलॉजी, ट्रैफिकिंग दैट इज ह्यूमन ट्रैफिकिंग, अवेयरनेस एंड द लास्ट वन इज स्पिरिचुअल रिहाब। मल्टी मिनिस्ट्रियल एक्शन प्लान, वैसे देखा जाए तो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स ने इसको किया है लॉन्च, बट इट इज कंप्लीटली क्लियर दैट कहा यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स, सोशल जस्टिस, कल्चर, लेबर, होम अफेयर्स, ये सारी की सारी मिनिस्ट्री यहाँ पे इंक्लूडेड है इन द काशी डिक्लेरेशन। और एनुअल रिव्यू मैकेनिज्म की अगर हम बात करें तो इट इंक्लूड्स प्रोसेस ट्रैकिंग वाया विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2026 और एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा फॉर द मेजरिंग। सो दैट इज ऑल अबाउट काशी डिक्लेरेशन। बस आपको एक चीज पता होनी चाहिए, काशी डिक्लेरेशन कौन सी बात पे है, जो ड्रग का अब्यूज हो रहा है उसको हटाने के लिए हमको यूथ को एम्पावर करना है। एंड दैट इज ऑल अबाउट काशी डिक्लेरेशन एंड दैट इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। तो आज का लेक्चर भी इसी के साथ यहीं पे कर रहे हैं एंड। जाते जाते वापस आपको एक बार बता दूं कि पीडी गुरुकुल गांधीनगर एज वेल एज अहमदाबाद दोनों ब्रांचेस के ऊपर वहां पे नई बैचेस की हो चुकी है शुरुआत। तो अगर अभी तक आपने वहां पे एनरोल नहीं करवाया है तो आज ही वहां पे एनरोल करवाए, इस दर्शाए नंबर पे आज ही कांटेक्ट करें। दिस इज द नंबर फॉर अहमदाबाद एंड दिस वन इज द नंबर फॉर गांधीनगर। You will get 3 days free demo sessions as well as up to 50% scholarship, right? So grab the offer now। चलिए तो वापस मिलेंगे कुछ नए टॉपिक्स के साथ, कुछ नए करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।